आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि बेसिकली दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बचपन से हम एक चीज़ सीख कर आते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं, तो जैसे हम यहाँ पर एज्यूम कर लें मेरे पास एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 4 है। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा फर्स्ट क्लास के भी या सेकंड क्लास के भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो 7 बताएगा। तो बिल्कुल सही बताएगा। क्यों सही बताएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 सिंपल एक नंबर है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो सिंपल सम वो फॉलो करती हैं। या फिर मैं बोलूँ 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। बिल्कुल यहाँ पर 4 होगा। बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि भाई दो वेक्टर्स है मेरे पास, ठीक, अब उन वेक्टर्स का एक का मैग्नीट्यूड कुछ 3 गिवन है और दूसरे का मैग्नीट्यूड कुछ 4 गिवन है। तो अगर किसी से मैं पूछूं भाई इनका सम क्या हो सकता है, तो इनका सम बेसिकली 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और उनके बीच में और भी कोई वैल्यू 4, 5, 6, ठीक है, डिपेंडिंग उनके बीच में एंगल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से आप लोग समझोगे। उसके बाद आराम से डिटेल में हम इसके लॉज को पढ़ेंगे, जिन लॉज के हिसाब से हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। तो मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ यहाँ पर। अब इस ब्लॉक को कोई भी एक बंदा इस तरफ 3 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और इस तरफ दूसरा बंदा इसको 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो अगर इस केस में मैं किसी भी से पूछूं कि भाई इसका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा, तो ऑब्जर्वेशन से कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि भाई इस तरफ ये ब्लॉक चल के जाएगा। पहली चीज़ ये, क्योंकि इस तरफ बड़ा फोर्स लग रहा है, और कितने फोर्स से जाएगा? 1 न्यूटन के फोर्स से जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वहीं अब मैं क्या करता हूं, सेम ब्लॉक पर इन दोनों फोर्सेस को सेम डायरेक्शन में लगा दूं, इधर 3 और इसी डायरेक्शन में भी तो आपके पास 4 न्यूटन लग रहा है। तो अगर मैं किसी से पूछूँ भाई इस केस में इसका रिजल्टेंट बताओ, तो आराम से कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि भाई ये 7 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा। बट मैं वहीं अब क्या करता हूँ, थर्ड केस में मैं किसी एंगल पर इन दो वेक्टर्स को लगा दूँ। चलो 90 डिग्री पे लगा देते हैं, एक इधर, दूसरा फोर्स इधर, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। जनरल ऑब्जर्वेशन से कोई ये तो ज़रूर बता सकता है कि ब्लॉक किधर मूव करेगा। तो जिधर ये मूव कर रहा होगा उधर ही इस पर नेट फोर्स या टोटल फोर्स इन दोनों का लग रहा होगा। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से ये ब्लॉक इस तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस केस में जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो डिपेंड करती है इनके बीच में एंगल क्या होगा। और ये वैल्यू अब हम आगे निकालना सीखेंगे, जहाँ पर अगर हम देखें भाई पहले केस में जो एंगल था इन दोनों के बीच में वो 180 डिग्री था। यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल था 0 डिग्री। और ये तीसरा केस जो मैंने यहाँ पर लिया है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। समझे क्या? तो अब 90 डिग्री का बेसिकली रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। बेसिकली अब आगे हम 3 लॉज पढ़ने वाले हैं जिनके हिसाब से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में, और नहीं भी सुना है तो अब सुन लें, ठीक है। पहला लॉ जो है दैट इज बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा जो लॉ है दैट इज बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ। और तीसरा जो यहाँ पर लॉ होता है वो है आपका पॉलीगन लॉ। तीनों में अगर मैं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात करूं तो तीनों में आंसर अपना सेम ही आने वाला है, बट कहने का बस तरीका अलग है। मैं अगर यहाँ से बात को पहले दो लॉज से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं यहाँ पर, ये दो वेक्टर्स के लिए। और जो तीसरा है, तीसरा इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स।
हम तीसरे से कितने भी वेक्टर्स एक बार में ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम पहले बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी नेक्स्ट स्लाइड में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। उसके लास्ट में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम आगे ढूंढेंगे कितना आएगा, वापस इस स्लाइड पे एक बार फिर से आएंगे। ठीक है भाई बच्चों, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट पहले से ही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आप सबको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक, अब लिखा इसलिए अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो वो आसानी से इसके नोट्स बना ले। ठीक, तो ये क्या स्टेट करता है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक, कुछ ऐसा मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ये ठीक है भाई, ये थोड़ा सही नहीं बना, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। ये बन गया हमारा भी पैरेललोग्राम। मैं मान लेता हूँ भाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए जो कि मैंने नीचे की तरफ बनाया है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी जो इसके साथ से बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक है ना, तो एक डायगोनल होगा इनका जो इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, ये। ठीक है, मैं इसको आर वेक्टर मान लेता हूँ। तो ये जो आर वेक्टर होता है, ये आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मतलब इनका सम होता है। ठीक है, पर ए और बी कैसे रखे हों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। ये क्या स्टेट करता है लॉ कि भाई दो वेक्टर्स ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हों, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हों, और कैसे दोनों की पूंछ एक साथ रखी हो। तो जो डायगोनल इस पैरेललोग्राम का इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा वो क्या होगा, इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आर वेक्टर लिखूंगा तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात सबको समझी होगी। ये मैंने यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी है, मतलब इसमें क्या है, डायरेक्शन इंक्लूड है, समझे क्या। अब निकालेंगे हम इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसके लिए मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ भाई इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और ये रिजल्टेंट जो ए वेक्टर से एंगल बना रहा है वो है अल्फ़ा। अब देखो मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, नीट के हिसाब से डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। सबको तोते की तरह एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें भाई हमारे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो आर की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये देता है हमें क्या, रिजल्टेंट क्या इन वेक्टर्स का, मतलब यहाँ पर ये मुझे मैग्नीट्यूड देगा, बस क्या देगा, मैग्नीट्यूड। मतलब हम अगर दूसरी भाषा में बोलें, इस तुम्हारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ देगा। क्लियर, चलिए अब हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, वो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कहाँ से मिलेगा, वो tan अल्फ़ा के इक्वल लिखेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमें दे रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ रिजल्टेंट या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। ये कहाँ से है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए, जो नीचे की तरफ वेक्टर है। अगर इसी पर्टिकुलर मैं डायग्राम से पूछूं
कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है, तो बी से ये एंगल है, वो कितना है, थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो ये भी लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थीटा माइनस अल्फा इज द एंगल मेड बाय आर वेक्टर फ्रॉम बी वेक्टर। तो ये कुछ कहानियाँ हुई इसके बारे में, किसके, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, और आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, दूसरे इसके लॉ पे चलते हैं, दैट इज बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बस कहने का तरीका अलग है, रिजल्ट अपने को बिल्कुल सेम ही मिलेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ भी मैंने इसका स्टेटमेंट पहले से ही लिख के रखा हुआ है, कोई बच्चा अगर इसको नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, हम वहाँ से ही इसको चालू करेंगे जहाँ हमने अभी पीछे स्लाइड में ख़त्म किया था। मैं दोबारा से यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी टेल्स एक साथ रखी हुई हैं, ठीक है ना, ए और बी, और ये जो है इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। एंगल इनके बीच में कितना था, थीटा था, और ये एंगल कितना था, यहाँ से अल्फा था। तो आर की वैल्यू अपने पास पीछे से आई, ठीक है। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, यहाँ पर ये ए और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये दो साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे, किसकी, एक ट्राइंगल की। पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, मान ले मैं क्या करना चाहता हूँ, a प्लस बी लिखना चाहता हूँ, तो a प्लस बी अगर मैं लिखूँगा तो क्या होना चाहिए, a के सर पर b की पूंछ हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, a के सर पर b की पूंछ हो, तो तीसरी साइड जो a के पूंछ को और b के सर को जोड़ेगी वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। अब पीछे हमने पहले लेक्चर में सीखा था, अगर मैं एक वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट करूं तो वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं आता। मैं ए को वैसे के वैसे ही रहने देता हूं, मैं बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर लाता हूँ ताकि उसकी पूंछ मैं कहाँ रख सकूँ, ए के सर पर रख सकूँ। तो अभी मैंने क्या बोला, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो तीसरी साइड होगी जो ए की पूंछ को, मतलब पहले वेक्टर की पूंछ को और आखिरी वेक्टर के सर को ज्वाइन कर रही होगी। अरे समझे क्या मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आर वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह से, क्लियर सबको। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा गणित लगाएंगे, ये एंगल अगर मैं देखूँ तो थीटा होगा, तो इसकी आर की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं होगी ना। तो यहाँ भी हम अगर देखेंगे तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अभी भी कितना रहेगा, वो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर कहने का तरीका अलग हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। अब क्योंकि यहाँ पर ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया। बट इसका ध्यान रखें, ये इसमें अगर हम a प्लस बी करना चाह रहे हैं तो a प्लस बी में क्या होना चाहिए भाई, पहले ही वेक्टर के सर पर दूसरे की पूंछ होनी चाहिए, और तीसरा वेक्टर मतलब तीसरी साइड जो है पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मैं अगर ए को शिफ्ट करके बी की पूंछ पर रख दूं तो रिजल्ट में तब भी कोई फर्क नहीं आने वाला। तो मैं एक डायग्राम और बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा, मैं बी को एज इट इज रखता हूं, बी वही ऐसे रखा था ओरिजिनल डायग्राम में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मैं ए को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, तो ए को जब मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ए कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। अरे आएगा ना बच्चों, हाँ हूँ बोलोगे सब लोग, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो एक तीसरी साइड होगी, मैंने बोला यहाँ पर क्या है भाई, बी के टेल पर और ए के हेड पर जो एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा होगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होती है, अगर हम देखेंगे तो आर की ना तो डायरेक्शन चेंज हुई है ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो वी कैन प्रूव इट फ्रॉम दिस डायग्राम कि a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस ए के, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। अरे समझे क्या बच्चों, ये क्या है,
कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर्स एडिशन किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। भाई रिजल्टेंट की बात हमने यहां पर कर ली थी। अब अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें रिजल्टेंट के, ठीक है, तो वो भी पीछे जो हमारे पास रिजल्ट आया था वही रहेगा। वो कितना था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर भाई? तो यहां पर हमने दो लॉ डिस्कस कर लिए। पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तीसरा जो यहाँ पर लॉ है बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंशन है। उसमें फ़ायदा क्या होता है भाई? उसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। उससे एक बार में हम कितने भी वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में रखे हो, मतलब एक के सर पर दूसरे की पूंछ, दूसरे के सर पर तीसरे की पूंछ, इस तरीके से वेक्टर्स बने। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे और बेहतर तरीके से ये चीज़ समझेगी। मान लेते हैं भाई ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा ये वेक्टर बी है। अब तीसरा वेक्टर और एक लगा दिया मैंने, जो क्या है यहाँ पर सी के हेड पर, सॉरी बी के हेड पर सी की टेल रखी हुई है, ठीक है। चौथा वेक्टर और कर देता हूँ। चौथे वेक्टर की टेल कहाँ रखी हुई है? सी के हेड पर रखी हुई है। ये मैं डी वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब मैं एक साथ क्या करूँ भाई, यहाँ पर इनका मैं रिजल्टेंट चाहता हूँ एक ही शॉट में। तो मैंने एक चीज़ बुलाई भाई, पीछे ट्रायंगुलर लॉ में हमने क्या पढ़ा? पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर जो भी होगा उसके हेड को जो भी वेक्टर ज्वाइन करेगा वो इनका सबका रिजल्टेंट होगा। तो इस केस में ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अरे समझे क्या? तो यहाँ से हम एक बार में कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अब देखो, दो तो हमने ऐड किए थे पीछे, तो ए और बी का जो सम होगा वो क्या होगा? ये एक वेक्टर रहेगा ना। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, होगा नहीं होगा? तो अब ए और बी को हटा के मैं डायरेक्टली ये ब्लू वाला वेक्टर यहाँ पर एज्यूम कर सकता हूँ। अरे कर सकता ना बच्चों? अरे हाँ हूँ बोलोगे? ओके ठीक है। अब क्या करूँ मैं भाई? ये रिजल्टेंट ए बी का और सी को अगर ऐड करूँगा तो इनका रिजल्टेंट ये एक वेक्टर बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब लास्ट में मेरे पास दो ही वेक्टर बचे, एक ये हरे वाला वेक्टर और एक ये वाइट वाला वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वेक्टर रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको बेसिकली समझ सकते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब मैं एक बात और यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, तीन वेक्टर लिए मैंने कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर मैंने ये यहाँ पर ले लिया। और मैं चाहता हूँ कि भाई इन तीनों वेक्टर का आप लोग क्या बताएं? रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू बताएं। तो यहाँ से मैंने क्या बोला भाई, पहला वेक्टर जो भी है ये हमारा पहला वेक्टर था, ठीक है ना, ए, उसकी टेल और आखिरी वेक्टर का हेड। तो दोनों आप देखोगे एक ही जगह पर है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में आर वेक्टर, वो कितना होगा? 0 होगा। अरे होगा नहीं होगा भाई? लेंथ कुछ है ही नहीं उस वेक्टर की, तो 0 वेक्टर अपने पास यहाँ पर आएगा। मतलब मैं सिंपल से यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये बहुत सारी जगह पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ जाना है कि बेसिकली ए बी और सी जो वेक्टर्स हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में। मतलब कैसे साइक्लिक में बोल रहा हूँ? एक के सर पे दूसरे की पूंछ, इस तरीके से वो एक क्लोज पॉलीगन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। क्लियर सबको?
मैं ये चीज़ 4 के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। मैं ऐसे यहाँ पर बना लेता हूँ, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये और चौथा वेक्टर ये। ठीक है, मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर अगर यहाँ पर लिखूँगा तो उनका भी रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब मैं लिख दूँ सीधा सीधा यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए। ठीक है, बट शर्त यह है क्लोज पॉलीगन होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आता है अपने सामने कि अगर वेक्टर्स जो हैं एक क्लोज पॉलीगन फॉर्म करें इन्हें साइक्लिक ऑर्डर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अरे समझे क्या बच्चों, क्लियर सबको ये बात? तो ये तीनों लॉज हमने एक एक करके यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो मैं समझता हूँ बढ़िया तरीके से सारे बच्चों को ये बात समझी होगी। ठीक है, और किसी को ना समझे कोई भी बात तो वो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताए। ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस में मैं उसका ध्यान रखूँ। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, बेसिकली इन तीनों लॉज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब वो तीनों में लॉज में से नोट करके हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। पहला पॉइंट ये भाई, मैं एक रेफरेंस के लिए बस क्या करता हूँ, 2 वेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और यहाँ पर ये क्या है, एक आर वेक्टर है। ठीक, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और इनका रिजल्टेंट कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, कहाँ से, ए से। तो एक बात तो आप लोगों को यहाँ से समझ रही है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमेशा क्या करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच से पास करेगा हमेशा। ये एक स्टैंडर्ड सी चीज़ है, ध्यान रखें। ये क्या याद रखना है कि भाई रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors are always lies between them। ठीक है, ये तो एक बात अपने को समझनी है। ये नहीं कि मैं मानूँ भाई कि ये इनका रिजल्टेंट कहीं इस तरफ हो जाएगा, ये भी कर, बिल्कुल नहीं होगा, गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं, हमेशा जहाँ भी होगा वो इस रीजन में ही लाई करेगा। ठीक है, दूसरी बात एक और समझनी है अपने को। पीछे अगर याद हो आपको, फर्स्ट पेज पे मैंने कुछ डायग्राम बनाए थे। क्या डायग्राम बनाया था, एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया था। इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। हमने क्या लिखा था कि भाई इस तरफ इस पर नेट फोर्स लग रहा है, मतलब इनका रिजल्टेंट किस तरफ है, वो 4 न्यूटन की तरफ है। तो ये भी एक बात अपने को याद रखनी है भेजे के अंदर कि हमेशा 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वेक्टर के पास होगा। अरे समझे क्या मेरी बात? ठीक है भाई, तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स लार्जर वेक्टर, हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होगा। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, मैं अगर इधर 10 लगा दूं, इधर 8 लगा दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इधर इस पर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर इस पे 8 न्यूटन लग रहा है, अभी रिजल्टेंट कहीं इस तरफ होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं बस आपको। अब अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे वेक्टर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा जो आपका रिजल्टेंट होगा वो बड़े वेक्टर की तरफ से छोटा एंगल बना के रखेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था पीछे इसी ब्लॉक के लिए कि भाई ये ब्लॉक है, इस पे इधर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आर कहीं इनके बीच से ऐसे पास करेगा और इस आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, क्योंकि एंगल यहाँ इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने जो फॉर्मूला पीछे लिखा उससे हम आर की वैल्यू पहले फाइंड कर लें, कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4, ठीक है, और कॉस 90 0 होता है, तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर के
अंदर ये आर के सामने जो आएगा √25 आ जाएगा। √25 कितना होता है? 5 होता है। मतलब इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और ये जो कम एंगल बनाएगा वो किससे बनाएगा? 4 न्यूटन से। मतलब आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो इंक्लाइंड है किसकी तरफ? बड़े वेक्टर की तरफ। अरे समझे क्या? मतलब यहाँ से ये एंगल आएगा कितना? 53 डिग्री, और ये एंगल आएगा 37 डिग्री। ये हम निकाल सकते हैं, जो हमने क्या बेसिकली पढ़ा था? tan अल्फ़ा वहाँ से। अब tan अल्फ़ा किसके इक्वल था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के। तो b की वैल्यू कितनी ली हमने? 4 साइन 90 डिग्री अपॉन a की वैल्यू 3 है, और b कॉस 90 वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे समझे क्या? तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो tan अल्फ़ा इज़ 4/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 53 डिग्री आ गई। अरे समझे क्या मेरे बच्चों? ये आ गई 53 डिग्री। तो 4 न्यूटन से कितना बनाएगा? वो 37 बनाएगा। तो ये कुछ बातें थोड़ा सा याद रखें। पहली बात, रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच से जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होगा, ठीक। अब और कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ठीक है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं भाई, पहला बात, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, ठीक है, तो वो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? तो अभी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में यहां पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो जो है पहली प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, किस टाइप के वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं एक साथ? अब मैं बोलूं भाई यहां से क्या करो, एफ वेक्टर मतलब एक फोर्स और साथ में एक एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐड करो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। तो अगर मुझे ऐड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि दोनों जो वेक्टर्स हैं दे रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर मैं फोर्स को फोर्स के साथ, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ, टॉर्क को टॉर्क के साथ ही ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी एडेड which represents same physical quantity। समझे क्या? ठीक है बच्चों, अगली बात, वेक्टर एडिशन क्या करता है? बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो वो पीछे हमने भी देखा भी था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपने को क्या मिल रहा था? रिजल्टेंट सेम ही मिले। मतलब ए प्लस बी करूं तो कुछ रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वही रिजल्टेंट बी प्लस ए को ऐड करने के लिए बाद आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए को ऐड किया दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ, वो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है बेसिकली? मतलब बी प्लस सी, वो इक्वल होना चाहिए किसके? अब मैं क्या करूं यहां पर, बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी के रिजल्टेंट को ऐड करूं किसके साथ? सी के साथ। तो दोनों केस में जो रिजल्टेंट आना चाहिए क्या आना चाहिए? वो सेम ही आना चाहिए। अरे समझे क्या? तो इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। दिस इज एसोसिएटिव
एसोसिएटिव लॉ। ठीक, उसके बाद अगली करेंगे, उसमें हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर। जैसे हमें पता है भाई दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का रूट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे कि इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और वो कब होगी। तो आर मैक्स यहाँ पर कितना होगा और कब होगा उसके बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली भाई अगर हम यहाँ पर देखें थीटा अगर चेंज करें दो वेक्टर्स के बीच का तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा। तो आर मैक्स मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसके लिए जो थीटा होगा दो वेक्टर्स के बीच में वो आएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे हैं, पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके से लगेंगे दोनों वेक्टर्स ए और बी। अब इस आर मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ऊपर कॉस थीटा की 1 वैल्यू पुट करके। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब ये यहाँ से किसके इक्वल है भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूट के इक्वल है। तो आर मैक्स जो यहाँ मिला अपने को वो आर मैक्स किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू तोते की तरह रटी रहे, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी, सिंपल सा उनके दोनों मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। सेकंड केस हम इस r की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r की मिनिमम वैल्यू कब होगी और कितनी होगी भाई, जब cos थीटा मिनिमम हो। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक, अब -1 वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करें तो अपने को r मिनिमम कितना मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, cos थीटा -1 कितने एंगल पर रहता है, 180 डिग्री पे। मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, मतलब एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर। ठीक बच्चे, अब हम आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वैल्यू बेसिकली a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा में पुट करके, तो a² प्लस b² माइनस 2ab वो हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूट के इक्वल रहेगा। तो r मिनिमम यहाँ अपने को क्या मिला, सीधा सीधा a माइनस बी के बराबर मिल गया। ठीक भाई, अब दो रिजल्ट के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थर्ड केस जो कि काफ़ी यूज़ होता है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में जो r आएगा वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा भाई, √a² प्लस b²। क्लियर। अब चौथा केस क्या है भाई, मैं a वेक्टर और b वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल हैं किसी f के बराबर। ठीक है, तो इस केस में अपने को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, r विल बी इक्वल्स टू f² प्लस f² प्लस 2f² cos थीटा के इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में ये 2f² कॉमन, 1 माइनस यहाँ से, सॉरी माइनस नहीं प्लस cos थीटा ये वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे cos 2 थीटा का। ठीक है, तो वैल्यू जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी 2f² और ये हो जाएगा किसके इक्वल, 2 cos² थीटा बाई 2 के इक्वल, और ये रूट में इसकी वैल्यू रहेगी। अरे क्लियर। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट जो अपने पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2f cos थीटा बाई 2।
तो ये रिज़ल्ट भी याद रखें, कई जगह पर अपने को क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम बात करें भाई अगली प्रॉपर्टी की या अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पांचवा पॉइंट है वो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो ये पांचवा, डिपेंडिंग उनके बीच में एंगल क्या है, ये तब होगा जब थीटा 180 डिग्री है, ये तब होगा जब थीटा क्या है 0 डिग्री है, मतलब वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, छठा पॉइंट, हमें कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए जिनका सम 0 हो सकता है। ठीक है, तो और वो भी कैसे हो, नॉन इक्वल वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स 3 चाहिए और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स 4 चाहिए जिनका सम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर नीडेड फॉर देयर सम टू बी 0 एंड दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। समझे क्या? तो मिनिमम 3 कोप्लेनर vectors are needed for their sum to be 0। और कैसे वेक्टर हों, अनइक्वल वेक्टर्स हों, अनइक्वल वेक्टर्स। अब कई बच्चों का सवाल ये होता है ये बात सुन के, सर दो का भी तो सम 0 हो सकता है, पर दो का सम एक ही केस में 0 हो सकता है जब वो कैसे हो, इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। अब उन्हीं इक्वल वेक्टर्स को मैं किसी दूसरे एंगल पे इंक्लाइन कर दूं तो क्या 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? मान लो जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ, ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्या इसमें सम 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक वेक्टर और ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि वो क्या करे भाई, पहले वेक्टर के पूंछ को ज्वाइन कर दे लास्ट वेक्टर का हेड। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका, फाइनली 0 हो जाएगा। तो कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका सम क्या हो सके, 0 हो सके। समझे क्या? उसके बाद नॉन कोप्लेनर कितने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉन कोप्लेनर चाहिए 4। तो 7th पॉइंट है, मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर नीडेड फॉर देयर सम टू बी 0। मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर vectors are needed for their sum to be 0। अब इसको कैसे समझेंगे भाई, 4 कैसे आए, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। तीसरा वेक्टर जो है वो क्या है, इसके प्लेन के ऊपर लगा हुआ है ऐसे। इसको कैसे समझें, 2 पेन अपनी टेबल पे डाल दें ऐसे ही, और तीसरा पेन दूसरे वेक्टर के सर पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ही रखते हैं। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट 0 मिल रहा है कि अपने को नहीं मिल रहा ना 3 से, तो चौथा एक वेक्टर लगाना पड़ेगा अपने को। वो चौथा वेक्टर कहाँ लगाना पड़ेगा, इस तीसरे वेक्टर के हेड से और पहले वेक्टर की जो पूंछ को ज्वाइन करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कम नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने चाहिए जिनका सम 0 हो सके, वो 4। ठीक है ना, 3 में नहीं हो सकता, कम से कम 4 चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैंने जो ये 7 पॉइंट्स में यहाँ पर समराइज किए हैं रिलेटेड टू द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और रह गया, वो पॉइंट कौन सा है, मैं 8th यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर वेक्टर्स को
एक पॉइंट और रह गया, 8th, ठीक है। बेसिकली वो पॉइंट क्या है, अगर वेक्टर्स क्लोज पॉलीगन फॉर्म करते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। इफ वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन इन साइक्लिक ऑर्डर, then their sum is always 0 फ्रॉम पॉलीगन लॉ। ये पॉलीगन लॉ से हम प्रूव कर चुके हैं पीछे ही, ठीक है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले रिगार्डिंग तुम्हारे पास एडिशन ऑफ 2 वेक्टर से, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो बेसिकली क्या है, डिफरेंस। अगर मुझे 2 वेक्टर्स का डिफरेंस लेना है या उनका सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो अगला टॉपिक है अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पीछे पड़ा, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है। तो इनके बीच से ये जो एक डायगोनल जो मैं ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट मतलब सम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि भाई इनका डिफरेंस लूँ 2 वेक्टर का। अभी हमने सम तो इसका किया, ठीक है। सम अपने को क्या मिला, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, उसको मैं एस वेक्टर लिख देता हूँ। एस वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे समझे भाई, मैं क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये समझे कि अब मैं यहाँ पर एडिशन करूँगा किसका, ए वेक्टर का और माइनस ऑफ बी वेक्टर का, मतलब अपोजिट वेक्टर ऑफ बी। मतलब वो किस तरफ आएगा, कहीं इस तरफ आएगा ऐसे, एग्जैक्टली। मतलब ये वेक्टर कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ऑफ बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे भाई। अब इन वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या आ गया, ए वेक्टर और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा आ गया। अरे समझे, अभी समझे, पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ाई है। पैरेललोग्राम क्या स्टेट करता है कि भाई एक डायगोनल जो इनकी पूंछों को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा वो इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ जो मैंने वाइट कलर का एक डायगोनल बनाया नीचे वाले पैरेललोग्राम में, वो इनका क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, एस वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर भाई, अरे क्लियर है। अब इस एस वेक्टर का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। मैं 2 वेक्टर्स को यहाँ पर एक तरीके से ऐड ही तो कर रहा हूँ। वो कौन कौन से वेक्टर हैं, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। अरे क्लियर है भाई ये बात। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंस का रिजल्टेंट आया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे भाई, a² प्लस b² cos 180 माइनस थीटा जो होता है दैट इज माइनस ऑफ cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, -2ab cos थीटा। 2 वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मिला अपने को, ठीक है भाई। सम में प्लस होता है और डिफरेंस में माइनस होता है। और एक बात का ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बच्चे क्या करते हैं भाई, मैंने यहाँ पर जो प्रूफ किया है बस तुम्हें समझाने के लिए क्या है, क्लियर ना। तो डेरिवेशन में वो चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं। वो क्या यूज़ कर चुके हैं, जो एंगल है यहाँ पर वेक्टर्स के बीच में वो थीटा है। जैसे बोलो कि 2 वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, उनका डिफरेंस निकालो, तो एंगल जो हम यूज़ करेंगे 150 यूज़ नहीं करेंगे, वो 30 डिग्री ही यूज़ करेंगे। समझे मेरी बात, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर है। क्लियर, 180 माइनस थीटा मत यूज़ करना, ठीक।
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से अपने को क्या समझ आएगी, मैं यहाँ पर जो एस वेक्टर है, ठीक है ना, इस एस वेक्टर को पैरेलल अगर शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास ये एक दूसरा ऊपर वाले पैरेललोग्राम का क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। और ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, समझे क्या। तो जो टेल्स को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है वो उनका क्या है, सम है, और जो वेक्टर दोनों के हेड्स को ज्वाइन कर रहा है वो उनका डिफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आर वेक्टर यहाँ पर टेल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब क्या है, वो सम है। और एस वेक्टर हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या है, इनका डिफरेंस है। क्लियर भाई। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हमने पढ़ी, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पॉलीगन लॉ पढ़ा। तो वहाँ पर दो वेक्टर्स का हमने सम देखा, और वहाँ पर जो मुद्दे वाली बात ये है, दो वेक्टर्स का सम का जो मैग्नीट्यूड होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, a² + b² - 2ab cos थीटा रहता है। अब इन सारे फॉर्मूलेज पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जो पहला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड 6 है, और दूसरा वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। मैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पॉज करना है और इसका आंसर देना। मैं तो कंटिन्यूएशन में इसका आंसर दे दूंगा अभी, ठीक है। ए ले लेते हैं हम लोग 2, बी ऑप्शन हम 4 ले लेते हैं, सी 1 ले लेते हैं, ठीक है, डी यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, ई ऑप्शन 14 ले लेते हैं, एफ ऑप्शन 16 ले लेते हैं, जी ऑप्शन हम क्या लेते हैं यहाँ पर 7 ले लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो पीछे अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई आर जो होता है वो a - b से लेकर a + b तक हो सकता है, डिपेंडिंग उनके बीच में एंगल क्या है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, r कैन लाई फ्रॉम a - b कितना होगा भाई 2, और a + b कितना हो जाएगा 14। मतलब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 2 और 14 के बीच में लाई करेगा। तो कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं, सेकंड मतलब a, b हो सकता है, d हो सकता है, e हो सकता है, f हो सकता है। तो c नहीं रहेगा, और अच्छा सॉरी f नहीं होगा, माय मिस्टेक, g हो सकता है। क्लियर ना। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा गया है अलग अलग फॉर्म्स में। क्वेश्चन है भाई मेरे पास a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इक्वल है a - b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच में कितना होगा। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब वो एंगल कितना होगा भाई, आप स्क्रीन अपनी पॉज करें, इसको सॉल्व करें, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें कि आपने सही किया है गलत किया है। तो यहाँ बड़े सिंपल सी बात है, मैं सीधा a + b के यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं उसका मैग्नीट्यूड यूज़ करूँगा और a - b का मैग्नीट्यूड यूज़ करूँगा। तो पीछे हमने इसको r लिखा था और इसको क्या लिखा है, s लिखा है। तो r की वैल्यू क्या रहती है भाई, r की वैल्यू क्या रहेगी, a² + b² + 2ab cos थीटा, अरे होगी ना। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, a² + b² - 2ab cos थीटा, ये इनका डिफरेंस आ गया। दोनों साइड हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर
बोथ साइड्स। तो वहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ये उड़ेगा, ये 2 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ तो 0 नहीं हो सकती, 0 क्या होगा, ये कॉस थीटा ही हो सकता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो कॉस थीटा 0 होने का मतलब क्या, एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ये PYQ का क्वेश्चन है, अगर तुम यहाँ पर लिखोगे तो दिस इज PYQ क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड टू कैसा, ज्योमेट्रिकली अभी पीछे मैंने बताया कि भाई जो एक डायगोनल पैरेललोग्राम का है, ठीक है, ऐसे मैंने बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इन दोनों का सम है और ये इन दोनों का डिफरेंस है जो इनके हेड्स को ज्वाइन कर रहा है। अब ऐसी कौन सा पॉलीगन है, ठीक है, 4 साइड का, जिसमें ये दोनों डायगोनल्स बराबर हो, ठीक है, या तो ये क्या हो सकता है भाई, स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये एक रेक्टेंगल हो सकता है। उस केस में अपने को डायगोनल्स क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। अब वो डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, और उस केस में स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो दो साइड्स के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ बिना पेन चलाए भी हम 90 ला सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल इसका मेथड रहेगा, पीछे वाला रिजल्ट यूज़ करके। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को बेसिकली ध्यान रखना है इस बात का। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ आप लोगों को। भाई मेरे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए उसका मैग्नीट्यूड एफ है, बी वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, ठीक, और इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो अपने को एक तो क्या निकालना है कि भाई आर वेक्टर क्या होगा, और जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर नहीं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वो किस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर अपने को। तो वेक्टर्स कैसे बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे तो भाई ये अपने पास एफ होगा, ठीक है, 120 डिग्री है एंगल है, तो ये भी एफ होगा। क्लियर। तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा, कितना होगा और कितने एंगल पर होगा, अपने को वही फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोला है। तो सॉल्व करते हैं आप इसको। तो सॉल्यूशन में हम सीधे सीधे अपने को पता है कि भाई आर क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रहता है। क्लियर ना। तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे, अभी मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा ए और बी की, ये कितना आएगा यहाँ से, एफ स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पुट करोगे तो एफ स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर ना। तो यहाँ फिर से मैं वही 2f स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 120 डिग्री है। तो अपने पास यहाँ क्या है, 2f स्क्वायर 1 माइनस 1/2, क्योंकि कॉस 120 डिग्री इज माइनस हाफ। तो यहाँ से अपने पास सीधा सीधा जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, ये f के बराबर आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर्स अगर हैं, ठीक है, कितने एंगल पर, 120 डिग्री पर, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, ठीक है। और अगला रिजल्ट इससे रिलेटेड कितने एंगल पर होगा, ये तो मैंने बना दिया r, तो r किसके इक्वल आया, f के बराबर आया। अब ये एंगल कितना होगा, ये अपने को अल्फा फाइंड करना है, ठीक। तो अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, टेन अल्फा के फॉर्मूले से। वो क्या था, b साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, ये f साइन 120 डिग्री अपॉन
यहाँ से क्या हो जाएगा f प्लस एफ कॉस 120 डिग्री। अच्छा, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 रहती है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम लोग ऊपर, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, f √3/2 अपॉन 1/2, अरे होगा ना बच्चों, इंटू एफ। तो यहाँ से अगर देखो 2 कैंसिल, एफ कैंसिल, अपने पास कितना आ गया, √3 आ गई वैल्यू, और tan √3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिला अपने को कि अगर कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स किसी भी एंगल्स में है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करता हो जाएगा। समझे क्या? इस क्वेश्चन से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपने सामने आए। पहला रिजल्ट, दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही मैग्नीट्यूड का रहता है। और दूसरी बात, अगर दो वेक्टर्स किसी भी एंगल पर हैं, यहाँ पर मैंने 120 डिग्री लिया है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा उनका, वो उनके एंगल से बीच से बिल्कुल जाएगा, मतलब उनके एंगल को बाइसेक्ट करता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखें, आगे काफ़ी क्वेश्चंस में हम लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is also a unit vector, ठीक, find the magnitude of their resultant, magnitude of their difference। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपने को, a जो है एक यूनिट वेक्टर है, a 2p है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, b होगा, सॉरी 1 होगा, और b एक वेक्टर है, वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1 है। तो अभी पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो भी सेम होता है। तो डायरेक्टली मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करके भी इन वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर एलोबरेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। भाई आर किसके बराबर होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। 1 यहाँ से पुट किया, ये भी 1 प्लस 2 cos थीटा, तो दोनों साइड स्क्वायर करो इसको, ये कितना आएगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। अरे होगा बच्चों, तो यहाँ अगर हम देखते हैं 2 cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा आपके -1 के इक्वल। तो cos थीटा पर यहाँ पर जो मिला अपने को वो कितना मिल गया, -1/2 मिल गया, मतलब थीटा आ गया 120 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, s होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ अपने पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1/2, क्योंकि cos थीटा कितना है, -1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये उड़ेगा, तो सीधा सीधा अपने पास आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। ये इसका आंसर है। क्लियर भाई? ठीक, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन है ए वेक्टर, उसको मैंने एफ ले रहा हूँ, बी वेक्टर, उसको भी मैंने एफ लिया है, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। अपने को क्या फाइंड करना है, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड, हलवी चीज़ है बिल्कुल। भाई क्या आएगा यहाँ पर, सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, सारी चीज़ें गिवन है, और ये भी एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस रिजल्ट।
तो 2ab cos थीटा पुट करते हैं वैल्यूज़, यहाँ से क्या मिलेगा भाई, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता है, यहाँ पर हाफ के इक्वल आएगा, तो सीधा सीधा अपने पास कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, √3f के इक्वल आ जाएगी। ये भी काफ़ी यूज़ होता है, दो इक्वल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पे लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है √3 टाइम्स किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले को भी या इस रिजल्ट को भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद वेक्टर्स के एडिशन में एटलीस्ट आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है, और वहाँ पर क्या गिवन है अपने को, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, वो बी है, ठीक। अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, a माइनस बी फाइंड करना है, फाइंड a माइनस बी का मॉड, मतलब अपने को डिफरेंस निकालना है। देखो डायरेक्टली फिर से वही क्वेश्चन ऊपर उठ के आ गया दोबारा से जो पीछे हमने सॉल्व किया था, कि दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे उनका रिजल्टेंट कितना होता है, वो सेम रहता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, जो थीटा है वेक्टर्स के बीच में, यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं इसका, वो कितना है, 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री है, उसके लिए अपने को a माइनस बी का मॉड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है, बेसिकली डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। वो कितना आएगा भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। और ये होगा ना बच्चे, ठीक। यहाँ हम क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, a² प्लस a² माइनस 2a² cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री माइनस हाफ, तो यहाँ भी अल्टीमेटली √3a आंसर आ जाएगा अपना। तो वही क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में यहाँ पर मैंने कराया आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन क्या वेक्टर से कर सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को सॉल्व या पढ़ते हुए।